दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, नगर निकाय चुनाव को लेकर संशय अभी तक बरकरार है। हालांकि चुनाव पूरा हो चुका है और इसको लेकर हम लगातार आपके सामने जो भी जानकारियां हैं वो मैं देता रहा हूं। लेकिन कई मित्रों ने यह कहा कि किसी कानून के जानकार से इस पे हम लोग बात करें। तो मैंने बहुत ढूंढा और ढूंढने के बाद ये लगा कि सबसे बेहतरीन ये होगा कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, प्रसिद्ध एडवोकेट हैं जगजीत भट्ट साहब। चूंकि वो लगातार नगर निकाय चुनाव की जानकारी आपको देते रहे हैं और लगातार जुड़े रहे हैं, तो हमने आप मित्रों के लिए, आप दर्शकों के लिए भट्ट साहब से बात की और अ, आपके सारे प्रश्नों को रखा है, जिसे भट्ट साहब आपके सारी जो शंकाएं हैं उसको दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं जगजीत भट्ट साहब का। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इस सच को बोलने का मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से। और आपको भी इसके लिए विशेष साधुवाद है सर कि लगातार आप भी इस सच्चाई को रखने का काम किया है सभी जनता के सामने। क्योंकि जिस तरीके से बिहार सरकार ने इस चुनाव को जबरदस्ती और असंवैधानिक तरीके से कराया है, ये लोगों को भी पता चलना चाहिए कि किस तरीके से बिहार में जो है सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो बातें होती हैं, वो फॉलो अप नहीं हो पाती है। तो क्योंकि हम लोग वार्ता यस शुरू करते हैं इस पर। जगजीत जी, यस सर। सबसे पहला ये क्वेश्चन कि देखिए, आप कानून के जानकार हैं और मैं पत्रकार हूं। तो आज मैं कानून की जो भी जानकारी है उसको मैं किनारे करके आपसे शुद्ध पत्रकार की तरह बात करूंगा। निश्चित रूप से सर। आप सुनवाई 22 तारीख को होनी है यस सर। सुनील कुमार वाले मामले की। तो क्या यस सर, लेकिन अभी इसमें आप 20 सर पहले 21 तो तारीख को हाँ, 21 तारीख को अंजू देवी और हरिनारायण शर्मा का भी मामला है। हरिनारायण सर। यस सर, मैं थोड़ा सा बोल लेता हूं, उसके बाद मेरे जी को जी अगर आप इजाजत दें तो। सर, जी हरिनारायण जी शर्मा बोले। वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और प्रोफेसर रामबल्ली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये ये दोनों पिटिशंस जो सुनवाई है वो 21 तारीख को है। और सुनील कुमार वाली जो पिटिशन है वो एक अलग पिटिशन है, जैसा कि सर आप जानते होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जी के जी जी गाइडलाइन पे वो आई है पिटिशन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जी जी कहा था जी कि ये इसे आप 4 महीने के अंदर जो है जितना अर्लियर पॉसिबल हो इसे सुनवाई करें। चूंकि जो भी रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया है उनका टेन्योर जो है वो 5 साल का है, और जो लीगल एनोमली है तो थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग होता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो कुछ होगा नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टाइम फ्रेम मैनर में कहा कि आप इसकी सुनवाई करें जितना जल्दी हो। क्योंकि जिस तरीके से डेडिकेटेड कमीशन बिहार सरकार की तरफ से बनाई गई, जिस ईबीसी कमीशन को बना दिया गया, वो कहीं ना कहीं विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल था। और 1/12/2022 को जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडिकेटेड कमीशन को मना कर दिया कि हम इसे डेडिकेटेड कमीशन के रूप में निरूपित नहीं करते हैं, फिर भी बिहार सरकार जो है उसे चुनाव करा के ले गई। और उससे भी बड़ा मैं आपको सर बात बताता हूं, जिस समय ये मामला 4 अक्टूबर के आसपास जब ये मामला लगा हुआ था, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक तरीके से ये कहा कि भाई आप ईबीसी कमीशन की स्थापना करें, आप डेडिकेटेड इंपेरिकल डेटा ले आए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में जो गाइडलाइंस हैं, जैसे उसमें मध्य प्रदेश वाली जो जजमेंट है, कृष्णमूर्ति जजमेंट है, विकास गावली की जजमेंट है, उन सारी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप किसी भी तरीके से अगर आप नगर निकाय का चुनाव करा रहे हैं या लोकल बॉडी का इलेक्शंस करा रहे हैं, आप जो है आरक्षण नहीं दे सकते हैं ओबीसी को। अगर आप आरक्षण देते हैं तो आपको उसमें एम्पेरिकल डेटा लाना होगा, उसमें आपको उस कमीशन की, एक इंडिपेंडेंट कमीशन की। सर, मैं बार बार इस बात को अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहा और विभिन्न अखबारों में मैंने इंटरव्यू दिया तो कहा कि इंडिपेंडेंट कमीशन। सर, आप खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इन सारी चीजों को जानते होंगे। क्या बिहार सरकार ने जिस ईबीसी कमीशन की स्थापना की, क्या वो इंडिपेंडेंट कमीशन थी? देयर इज अ क्वेश्चन। कदापि नहीं, कहीं से क्योंकि नहीं। जो जिस ना उसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट जज थे, ना उसमें रिटायर्ड कोई डिस्ट्रिक्ट जज थे, ना कोई उसमें किसी भी तरीके का जो
ब्यूरोक्रेट्स को रखना था, चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को, जो इस चीज को जानते हो। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ आपने देखा होगा सर, योगी जी ने कितना बढ़िया से, यहाँ हम लोग किसी के प्रवक्ता नहीं बैठे हैं, लेकिन जो जो काम करेगा उसको साधुवाद देना पड़ेगा। लेकिन बिहार सरकार ने मात्र 21 डेज में पता नहीं कहां से एम्पेरिकल डेटा ला दिया। एम्पेरिकल डेटा लाने के बाद पता नहीं कहां से उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको मानने से भी मना कर दिया, आपने उस चीज को भी दरकिनार कर दिया। अगर आप इन सारी चीजों को देखेंगे सर, तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा संविधान के साथ खिलवाड़ की गई है बिहार सरकार के द्वारा और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग जिस चिट्ठी को, मैं जो बात बता रहा था आपको कि 4 अक्टूबर को जिस नोटिफिकेशन को इन्होंने, यहाँ पे भट्ट साहब हम आपको थोड़ा रोकेंगे। ठीक है सर, रोकेंगे इसलिए कि आप कानून के जानकार हैं, लेकिन हम जो ये वीडियो बना रहे हैं अपने उन दर्शकों के लिए बना रहे हैं जिनको कानून की कोई जानकारी नहीं। ठीक है, तो मैं सीढ़ी दर सीढ़ी चाहूंगा कि इन चीजों का खुलासा करें कि जो हमारे दर्शक सुने उनको लगे कि हाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि क्या बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले अभी जो जानकारी मिली है कि सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा कि 4 महीने में इस मामले का निपटारा हो, तो मामला जब हाई कोर्ट में आया, सुनील कुमार ने जब रिट पिटीशन फिर दोबारा मतलब पिटीशन दिया, तो उसके बाद सत्यव्रत वर्मा जी थे माननीय न्यायाधीश जिन्होंने इसकी सुनवाई की। फिर बाद में 15 तारीख वाले डेट में ये अभिषेक रेड्डी का नाम आया, उस दिन नहीं हो पाया, फिर इन लोगों ने मेंशनिंग किया तो 16 तारीख को आया, लेकिन उस दिन जो लिस्ट था उसमें बहुत पीछे था, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। अब ये जानकारी मिल रही है कि एक माननीय जस्टिस हैं राजीव राय साहब, उनके कोर्ट में ये मामला जा रहा है। इस पर क्या बताएंगे? देखिए सर, ये तो जो कोर्ट्स की अपनी प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो इस मामले को किस बेंच में भेजेगा, किस बेंच में नहीं, ये अपना हाईकोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, वहां हम और आप वो इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली सर, कोई भी हमारे ऑनरेबल जस्टिस बैठेंगे इस मामले को, क्या ये अभिषेक रेड्डी हो, क्या राजीव रंजन रॉय साहब हो, या XYZ कोई भी बैठे, तो वो सर कानून को देखेंगे कि क्या ये जो चुनाव हुए हैं वो संवैधानिक तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं सर, कोई डिफरेंट। अब यहाँ एक दूसरा सवाल कि जैसे सत्यव्रत वर्मा ने लगभग पूरी सुनवाई कर ली थी, लेकिन अब जो नए जज साहब आएंगे तो ये तो पूरी तरह फिर सुनवाई करेंगे, तो मतलब समय ज्यादा लगेगा। तो सर इसमें अगर समय लगेगा तो सर सुनील कुमार वाले पिटीशन में आप जानते होंगे सर कि एग्जम्पशन भी उनको दे रखा है कि अगर आपको लगता है वो पिटीशन डिसमिस नहीं हुई थी, वो निष्पादित की गई थी, और सर आप जानते भी होंगे, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसको अखबार वालों ने चला दिया कि डिसमिस हो गई। अरे भाई, किसी भी चीज के डिसमिस होने में और निष्पादित होने में अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे इनको लिबर्टी दी गई है कि अगर आपको लगता है कोई भी बात है, यू हैव मूव द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप आ सकते हैं। तो ठीक है, अगर यहाँ लेट हो रहा है तो हम सुनील कुमार जी हैं वो मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम, आपको सर जानते भी होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ही उस समय कहा था, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सीमा कोहली के बेंच में जब ये मामला लगा हुआ था, उस बेंच में मैं मौजूद भी था, तो उन्होंने कहा था कि इस मामले की हाईकोर्ट जितनी जल्दी हो सुनवाई करे। सर मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ थोड़ा सा कानून का जो है लीगल एनोमली जो होती है, लीगल रीजनिंग जो होती है, वो जो सामने पिटिशनर्स हैं, सामने जो डिफेंडेंट है, वो उस चीज को थोड़ा सा एक तरीके से तोड़ मरोड़ करते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चालाकी चलेगी नहीं सर। एक इलस्ट्रेशन में अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं कहूं सर, ये जो अभी हम लोग की जातीय आरक्षण का, जातीय जनगणना की बात आ रही थी सर, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैंने ये 1 साल पहले ही कह दिया था कि ये चलेगा नहीं, लेकिन उस समय बताया तो लोग ऐसे ही कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन आपने देखिए सर किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि यहाँ बिहार में हर चीज में जाति है, और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। तो नेताओं को तो यही लगता था कि तो कुछ होगा नहीं, हम तो चुनाव करा लेंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा सर, उस मामले में मैं आपको बताऊं, फिर से बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया और रिव्यू पिटीशन में गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है किसी राज्य के लिए कि आपको जाति गिननी है। वैसे ही सर बिहार में सर ब्यूरोक्रेसी हावी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सर
आप जानते होंगे कि जो 4 अक्टूबर को जजमेंट आया उसमें बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन को ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने जम के लताड़ा था और कहा था कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, आप इंडिपेंडेंट की स्वतंत्र निकाय हैं और स्वतंत्र निकाय की तरह काम करें। बिल्कुल याद होगा सर आपको। अब जी अब थोड़ा शुरुआत से आते हैं भट्ट साहब। 4 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने कहा था कि आप या तो ट्रिपल टेस्ट करावें या सभी सीटों को सामान्य करके आप चुनाव कराएं, यही बात हुई थी। जिस पर पहले बिहार सरकार ने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर बाद में वो कोर्ट नहीं गई और उसने हाईकोर्ट को कहा कि हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे और उसके बाद चुनाव करें। फिर आनंद फानन में ईबीसी कमीशन जो था उसको ट्रिपल टेस्ट करने की जिम्मेवारी दे दी गई और डेडिकेटेड कमीशन बना दिया गया। मामला हमको लगता है कि कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होता है, क्योंकि वो कमीशन ही डेडिकेटेड नहीं। आप क्या कहेंगे? ये सर मैं क्या कहूं सर, मेरे को हंसी आ रही थी बिहार सरकार के पिटीशन पे कि रिव्यू पिटीशन में साहब आए हैं और जी माई लॉर्ड कर रहे हैं। रिव्यू पिटीशन में आया है तो आप अपने लॉ की बात करेंगे ना कोर्ट में, कि आप ये कहेंगे कि हाँ जी माई लॉर्ड हम डेडिकेटेड कमीशन भी बना देंगे, जी माई लॉर्ड हम लोग जो है जो एम्पेरिकल डेटा भी लाएंगे। तो मतलब मेरे को तो हंसी आ रही थी कि बिहार सरकार जिस तरीके से कर रही है, अब लोगों तक ये बात पहुंचने में और लोगों के तक जाने में ये बात दिक्कत होती नहीं। तो आप सब जानते होंगे कि रिव्यू पिटीशन में कोई अपनी बात लॉ की रखता है, आप यहाँ पे हाईकोर्ट जो कह रहा है वो मानने को आप तैयार हो गए। दुर्भाग्य है सर। क्या ही वो तो मुझे लगता है वो फेस सेविंग डिवाइस था, अपने को बचाने की प्रतिष्ठा हनन से बचाव का एक रास्ता निकाला गया था। जी। अब 18 अक्टूबर को ईबीसी कमीशन को ट्रिपल टेस्ट के लिए दे दिया गया। 19 तारीख को हाईकोर्ट में ये बात कह दी गई, ठीक है, यहाँ तक चलता है। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने मात्र 28 दिन में ट्रिपल टेस्ट का की खानापूर्ति कर दी और चुनाव कराने का डेट भी निकाल दी। तो हमारा ये कहना है, मेरा ये नहीं कहना, मेरे कई दर्शकों का कहना है कि जब उस समय ये पता चला कि ट्रिपल टेस्ट सही ढंग से नहीं कराई गई है तो उसी समय हाईकोर्ट ने क्यों नहीं रोक लगा दी? सर चूंकि मामला है जो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही, आप जानते होंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही डेडिकेटेड कमीशन को मना कर दिया गया कि ये नोटिफाइड निरूपित नहीं कर सकते हैं। रही बात हाईकोर्ट की, तो सर हाईकोर्ट ने इन्होंने खुद कहा कि हम जो है इंडिपेंडेंट कमीशन की स्थापना कर रहे हैं, कि ईबीसी कमीशन हमारा है, हम उसको कर देते हैं, ठीक है। तो जिस ईबीसी कमीशन में जिस लोगों को इन्होंने बैठाया वो सारे के सारे पॉलिटिकल लोग थे, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने विकास गावली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट हो या फिर मध्य प्रदेश वाली जजमेंट हो, महाजन जजमेंट, उस हर में कहा कि इंडिपेंडेंट कमीशन होनी चाहिए। तो सर अब समस्या ये है कि बिहार सरकार के अधिकारियों को ये पढ़ समझ में नहीं आ रहा है, और नहीं तो वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो एक बायस होकर सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो मनमानी तरीके से चुनाव करा के ले गई। अब सर मैं आपको अपने बक्सर का बात बताता हूं, क्योंकि सर मैं आप जानते होंगे मैं बक्सर से हूं। बक्सर में जो पिछले 10 और 15 साल से सर ओबीसी का ही सीट है और इस बार भी ओबीसी का ही सीट है, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, दोनों ही ने कहा कि रोटेशन बेसिस पे होना चाहिए। आप भी सर जानते होंगे, एक आम आदमी भी जो थोड़ा एक्टिव है वही जानता है कि वो रोटेशन बेसिस पे होना चाहिए। तो सर ये रोटेशन बेसिस पे तो नहीं हुआ। अब बिहार सरकार से ये सवाल कौन पूछे? अब हम और आप तो ये बातें भी कर रहे हैं, बाकी मेन मीडिया को, बाकी लोगों को इससे तो कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल आप वो भी लग रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं कि आपको क्या है। तो सर हम लोग सत्य बोलते हैं, और मैंने जिस दिन बोला था सर, मैं अभी भी कह रहा हूं कि जिस तरीके से इंडिपेंडेंट कमीशन की स्थापना नहीं की गई थी बिहार सरकार की तरफ से, और जिन लोगों को बैठाया गया उसमें कोई रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, कोई डिस्ट्रिक्ट जज, कोई चीफ सेक्रेटरी, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी नहीं था। तो उसे आप कैसे कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल? सर आपका सवाल जेन्युइन है कि उस समय ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्यों नहीं रोका। तो सर ये लोग ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास दोबारा से मेंशनिंग करना पड़ता, और चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास था और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप जो है इसमें हम आपके इंडिपेंडेंट कमीशन जो आपने कमीशन ईबीसी कमीशन की बनाई है, हम उसको स्वतंत्र नहीं मानते हैं। तो सर ये समझना होगा ना फिर कि आप चुनाव कैसे करा सकते हैं? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट की बातें समझ नहीं आ रही है? अच्छा भट्ट साहब, वहां पे
28 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड की जगह एक्सट्रीम इकोनॉमिकली हो गया था, याद होगा आपको। फिर ये एक सर दिन के याद है, बाद वो तो उसको ठीक किया गया। तो डेडिकेटेड कमीशन नोटिफाई नहीं किया जा सकता, ये जो ऑर्डर था, इस आधार पर यहाँ के लोगों ने ये कहा कि ये तो ऑलरेडी नोटिफाई किया जा चुका है, इसलिए हमारे लिए ये नहीं है। ललन सिंह जी चूंकि पक्ष से हैं, सत्ताधारी पक्ष से हैं, तो उन्होंने इसको कहा था कि डेडिकेटेड कमीशन नोटिफाई नहीं किया जा सकता है। नहीं, वो तो पहले ही नोटिफाई किया जा चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो मेरे लिए नहीं कहा। ये ललन सिंह का बयान। तो सुप्रीम कोर्ट को सपना आया था सर, पूछना चाहिए था ललन सिंह जी से कि आप सपना आया होगा सुप्रीम कोर्ट के कि मामले की सुनवाई हो रही थी, बाद में दोबारा सुनवाई किया तो आप तो विड्रॉ करा सकते थे सर। ये तो हास्यास्पद बात है ना सर। अब एक लॉयर इस पे क्या जवाब देगा? ये तो इस पे क्या जवाब दूं मैं सर, बताइए। जो एक सवाल जो आपने कहा कि दूसरे मीडिया को या मेन स्ट्रीम मीडिया को या और लोगों को इससे मतलब नहीं है, हम बोलते हैं तो हम इसलिए बोलते हैं, या आपसे जो बात कर रहा हूं या आपने अपना जो समय इसमें लगाया है वो इसलिए कि लाखों लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मामला है। पहली बात, यस सर, पब्लिक मनी की बात है, करोड़ों करोड़ रुपया जो कंट्री से गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, और जो सरकारी धन गया या ह्यूमन रिसोर्सेज गया, उसके अलावे जो प्राइवेटली जिन्होंने चुनाव लड़ा उन लोगों के पैसे को जोड़ लिया जाए तो बहुत बड़ी रकम होती है। तो स्वाभाविक है कि इस पे तो जो भी प्रबुद्ध नागरिक होगा उसको बोलना चाहिए, इन बातों को रखना चाहिए, इसीलिए शायद हम लोग इस बात पे लगे हैं। खैर, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पर कि जब चुनाव का इन लोगों ने कह दिया कि चुनाव हो जाएगा, डेट निकाल दिया, हमको लगता है दिसंबर में। सर मैं एक चीज आपको रोकना चाहूंगा, आप ये सवाल पूछ लीजिएगा, मैं एक चीज बता रहा हूँ सर। जिस समय 4 अक्टूबर को ये मामला लगा था ऑनरेबल हाईकोर्ट में, जिस समय रोक दिया गया चुनाव, आपको याद होगा सर, तो ये लोग कह रहे थे ना कि हमने डेडिकेटेड कमीशन बना लिया, सब कुछ कर दिया, अब हम चुनाव करा देंगे एज पर एज जो 1/12/2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा। तो सर अगर इन्होंने डेडिकेटेड कमीशन बनाया तो सर जो भी वार्ड थे, जो भी जहां भी चुनाव होने थे, उसका रिजर्वेशन का रोस्टर बदलना चाहिए था कि नहीं बदलना चाहिए था? एक सिंपल सवाल है सर। एकदम बदलना चाहिए था, यूपी में पूरा बदल जब आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कमीशन की स्थापना कर दिए हैं और सारी चीजें जो है हम लोग ने कर दिया है, तो उसके अनुसार सर रोस्टर बदल जाता, बदलता। एक सिंपल बात है, तो रोस्टर तो आपका बदला नहीं, और जिस चीज को आपने विड्रॉ किया उसी पे चुनाव करा लिया। सबसे बड़ी ताजुब की बात है सर। और एक और कानूनी पक्ष है जिस पर आप शायद ज्यादा बेहतर बताएंगे कि जो नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम चुनाव आयोग ने किया, यस सर, उसके बाद रुका और उसी नोटिफिकेशन पर फिर दोबारा, यही मैं सर बार बार कह रहा हूं, यही बात आप ही की बात कह रहा हूं कि वो तो आपने विड्रॉ की थी हाई कोर्ट में, और फिर विड्रॉ करके और उसी पे चुनाव आपने कैसे करा दिया भाई साहब? कैसे करा लिया? तो यही मैं कह रहा हूं कि सर कंट्री इज गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। ये देश जो है भारत के संविधान के अनुसार और रूल ऑफ लॉ के अनुसार चलेगा। ना नीतीश कुमार इसको चलाएंगे और ना नरेंद्र मोदी इस देश को चलाएंगे। ये देश चलेगा भारत के संविधान के ऊपर और रूल ऑफ लॉ के ऊपर। ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि किस तरीके से आप गवर्न कर रहे हैं, कि क्या कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे? कहने का मतलब भट्ट साहब ये है कि आपने डेडिकेटेड कमीशन गलत बनाया या सर्वे गलत किया, ये सारी चीजें तो अलग है, जिसपे न्यायालय का ऑर्डर आना है, लेकिन आपने तो सच पूछिए तो बिना नोटिफिकेशन के ही पूरा चुनाव करा लिया। वो प्रीवियस जो चुनाव इन्होंने कराया सर, उसी पे करा लिया, उसी पे करा लिया। तो चुनाव तो सोचिए सर, अब सोचिए कि किस तरीके से हाईकोर्ट में आप विड्रॉ कर रहे हैं, फिर उसी नोटिफिकेशन पे आप चुनाव भी करा के लिए चले जाते हैं। अब लोग सर हमसे भी पूछते हैं, और मेरे भी कमेंट में, चूंकि जानते होंगे मेरा भी यूट्यूब चैनल है, तो वहां लोग लिखते रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो सर वो लोगों की मानसिकता है, लोग चूंकि नो डाउट थोड़ा सा कानून का समय लगता है, जैसे कि आपने बोला कि बेंच टू बेंच सफर कर रहा है मामला, तो आखिर कितने दिन तक जान बचेगी सर? मैं मान लिया कि सर 6 महीना और लग जाएगा,
मैं ये मान के चल रहा हूं, लेकिन कभी तो आएगा ना जब आप आएंगे फुटिंग पे, और जिस दिन आप फुटिंग पे आ जाएंगे उस दिन बढ़िया से आपका कोर्ट जो है आपका वो कर देगी, फैसला कर देगी, ये आप भी सर जानते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा दिन तक जान नहीं बचेगी सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 महीने का टाइम दिया है, हाईकोर्ट तो चाहेगी कि इसी 4 महीने के अंदर करे। उसके सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले में तो सर करना ही पड़ेगा, वो हाईकोर्ट की मजबूरी है। और उसी में हमको लगता है कि सारे मामले क्लियर हो जाएंगे उसके बाद। और तो इसीलिए तो सर आप देखिए, इसीलिए सारे मैटर को कनेक्टेड कर रही है हाईकोर्ट। जी जी, वो मैटर कनेक्टेड करके ही सुनेगी, क्योंकि भट्ट साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट में अपना ऑर्डर किया था सुनील कुमार वाले मामले को निष्पादित करते हुए, उसमें आप देखेंगे कि कई लोगों ने एक भ्रम ये पैदा किया कि सुप्रीम उसका ऑर्डर नंबर 3 आप जरा देखेंगे, आपके पास है वो पेपर? ये सर मेरे पास होगी, 1 मिनट से मैं देख लेता हूं। पारा 3 को जरा देखा जाए। पारा 3 को लेकर बहुत तरह की भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं। हालांकि वो उसी तरह है जैसे कोई हाथी को अंधा देखने गया, उसका पीठ छुआ तो कहा दीवाल है, किसी ने कहा कि उसका पूंछ छूके की रस्सी है। उसी तरह पूरे बातों को नहीं देखकर एक लाइन को पकड़ के ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यूं कहिए कि ऑर्डर कर दिया। सर ऐसे इसको हम लोग सर 21 फरवरी वाली जजमेंट को आप कह रहे हैं ना, पॉइंट नंबर बताएं आप सर। पारा 3, it is a however not in dispute between both sides even before the, ये सर। हाँ सर, तो इसमें इस बात जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, उन्होंने ये कहा कि जो भी डिस्प्यूट है जो हमारे सामने आया है वो इंटरिम ऑर्डर तो सरकार ने एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास पे दे ही दिया था, जो सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी। उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि had already been notified as the dedicated commission on 21/2022, जो जिस डेडिकेटेड कमीशन को लेकर के आप लोग कर रहे हैं, ये नोटिफाइड की गई थी बिहार सरकार की तरफ से। अगर वो बात है सर, तो सर नीचे में ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी तो कहा है, आप देखें ना सर। ये सर मैं कहूंगा कि आप इन द 7 नंबर पॉइंट पे पढ़ेंगे तो ऑनरेबल कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि इन द लाइट ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ द स्पेशल डिस्पोज। सर मैं बार बार कह रहा हूं कि डिस्पोज और डिसमिस में अंतर होता है। सर मैं अब क्या कहूं, मीडिया में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको डिस्पोज और डिसमिसल का अंतर नहीं मालूम है। बड़े अखबार हैं, लिख रहे हैं कि मामला का जो है खारिज हो गया। अरे भाई, मामला खारिज नहीं हुआ, निष्पादित हो गया। निष्पादित का मतलब ये होता है कि आपको एग्जम्पशन मिला है, विल कम टू द सुप्रीम कोर्ट अगेन। यहाँ पे इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर लिखा है उसमें पुरानी बातों को दोहराते हुए और तब अपना ऑर्डर दिया है लास्ट में। उसमें ये पारा 3 में ये कहा गया है कि ऑलरेडी डेडिकेटेड कमीशन को मतलब जारी कर दिया, नोटिफाई कर दिया गया था। तो ये तो पुरानी बात कर रहा है। उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि डेडिकेटेड कमीशन को हम नोटिफाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं था। यही तो सर मैं कह रहा हूं कि जो आपने नोटिफाइड किया, आपने चुनाव करा लिया, ठीक है, आप ही का सब कुछ है, अधिकारी भी आप ही का है, बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन भी आप ही का, सब कुछ तो आप ही का है। कोर्ट तो क्या रही है, आप कोर्ट की बात पर, आपको कोर्ट की बात समझ नहीं आ रही है। अब सर कोर्ट की बात समझ नहीं आ रही है अधिकारियों को और नेताओं को, तो इसमें कोर्ट की क्या गलती है? कोर्ट में जब आपको ये तक नहीं समझ में आ रहा है कि डिसमिस, ये मामला डिसमिस नहीं है, डिस्पोज हुआ है, नीचे वाली लाइन अगर सर मैं आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि उन्होंने ये कहा कि मैं नीचे में सबसे नीचे वाली जो 6-7 नंबर पॉइंट में ये है कि उन्होंने कहा कि read petition and relegate in petitioner to High Court to seek their desired relief through at the appropriate read petition to raise the question they have placed before us। अगर आपके कोई और क्वेश्चन होंगे तो फिर भी आप मेरे सामने आए, along with any other question may be consideration, और किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा तो हम उस पर विचार करेंगे। अब सर ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही है, और नहीं समझ में आ रही है, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, तो इस राज्य का तो मालिक सर भगवान ही है। मैं बार बार कहता हूं कि इस राज्य का मालिक भगवान है सर। आप कोई रिपोर्ट उठा के दीजिए सर,
आप जो कह रहे हैं उसका तो प्रमाण मिला सत्यव्रत वर्मा वाले, जब सुनवाई कर रहे थे न्यायाधीश महोदय, तो उन्होंने तो एक समय में खुलेआम ये कहा था कि आप लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को पत्ते की तरह उड़ा दिया, ये उनका शब्द था। सर वही तो मैं सोच रहा हूं कि जिस समय ये मामला लग जाएगा ना सर, और जो जजेस हैं वो इतने, वो सब कुछ दिखाई देता है रिकॉर्ड्स में कि कौन क्या है। आप डेली देखते होंगे सर, इन लोग जो भी अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं सर, अगर आपको देखना हो तो किस तरीके से ये अपना मनमानीपन करते हैं। ये बहुत सारी जजमेंट है जहां आपको डेली हाईकोर्ट से फटकार लगानी पड़ती है, लेकिन सर एक्सक्यूशन का प्रॉब्लम है। अगर एक्सक्यूशन का प्रॉब्लम सही हो जाए सर, तो अब मैं क्या कहूं, मैं सर इधर उधर जाने लगता हूं। ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बाढ़ आ रहा है? इससे ये स्पष्ट है कि जो अधिकारी बैठे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। और सर ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में जो न्यायाधीश महोदय, मुख्य न्यायाधीश महोदय जस्टिस एन वी रमन्ना सर थे, उन्होंने ये बातें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रखा था कि आपके जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो काम कर रहे होते तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बाढ़ नहीं आई होती कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। सही बात है, सही बात। आप कह रहे हैं कि हम काम ही कर रहे हैं और यहाँ पे बाढ़ लगी पड़ी है। और रही बात सर जो तो अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, अब वो लोगों को समझ नहीं आ रही है, नेताओं को समझ नहीं आ रही है, तो अब सर इसमें क्या किया जा सकता है? हम लोग जागरूक ही तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमको लगता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए अब हम लोग इसको थोड़ा कंक्लूड करेंगे। फिर जरूरत होगा तो फिर आगे हम लोग बैठेंगे, इस पर बात करेंगे। अब सारी चीजों को, सारे जो तर्क रखे गए, जो मामले रखे गए, या तो सुनील कुमार के तरफ से या सरकार की तरफ से, इससे आप पूरी तरह वाकिफ है और कानून के जानकार भी है। अब ये एक फैसला तो कोर्ट को करना है, लेकिन एक अंदाजा तो हम कर ही सकते हैं। आपको क्या लगता है कितने सुनवाई में कितने दिन लग सकता है? अगर राजीव राय जी के कोर्ट में यह गया मामला, क्योंकि उनको पुनः सुनवाई करनी है नए सिरे से, और इसका फैसला, जो सारे तर्क हैं, जो सारे कागजात हैं, जो सबूत हैं, उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? निश्चित रूप से सर, मैं अपनी अगर बात बताऊं तो चूंकि चुनाव अब हो गए हैं, रिसोर्सेज लग चुके हैं, तो ये जो जहां पे जनरल की सीट है और उसका रोस्टर बदलना चाहिए था, 15 बरस हो गया है, 10-10 बरस तक 15 बरस रोस्टर ही नहीं बदला है, तो मे भी ये हो सकता है सर कि ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे एंटायर इलेक्शन को रद्द कर दे। और ना ही तो ये हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकाले, चूंकि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में लोग बैठे हुए हैं वो कई मरतबा कोर्ट से ये अपील करने लगते हैं कि माय लॉर्ड अब तो ये हो चुका है, तो अब इसमें हमारा ये, लेकिन पूर्व में अगर मामले को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे चुनाव को रद्द किया है। ये तो डिपेंड ऑन बेंच है। और इस मामले में भी पहले से ही कहा जाता रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, बावजूद हठधर्मिता में सरकार ने इसको पूरा किया। यस सर, यही मैं भी कह रहा हूं, तो इसीलिए कह रहा हूं कि वो जजेस कैसे हैं। अब जस्टिस जिनका आप नाम ले रहे थे, सत्यव्रत वर्मा सर, अब उनके मामले में ये लगा था, वहां से मूव हो गया, इस कोर्ट में आ गया, तो ये कोर्ट टू कोर्ट हो सकता है कि सरकार अपनी एनोमली लगा रही हो कि किसी न तरीके हमारा जान बचना चाहिए। तो मैं सर यही कह रहा हूं कि ये जान ज्यादा दिन तक नहीं बचने वाला है। कितने दिन तक सर बचेगा? 4 महीना एग्जामिनेशन सुनील कुमार वाली में तो है ना, तो वहां आप कहां चले जाएंगे? फिर से मूव कर देंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक समय आएगा ना जब सुनेगी, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ऐसे हैं कि अगर उनके सामने ये मामला लग गया होता तो वो बढ़िया से इसको निपटा दिए होते, क्योंकि उन्हीं के बेंच से ये मामला होकर के आया था सर। आया था, हाँ सही बात। जो आप बात कर रहे हैं वही कई दर्शकों ने, आपको आपके भी कमेंट्स में आता रहा होगा कि अब तो ये पूरा चुनाव हो गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसको खारिज नहीं करेगी, रद्द नहीं करेगी, तमाम तरह की बातें। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि कानून से हम जो प्रे करते हैं कोर्ट के पास, और उससे जुड़ा हुआ कोई दूसरी गलती भी हो, तो कानून तो हम जो प्रे करते हैं उसी आधार पे अपना निर्णय करेगा। निश्चित रूप से सर, जो कानून, जो भी चीजें सरकार सामने रखेगी, जो पिटिशनर सामने रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको इंट्रोस्पेक्शन बहुत बढ़िया से करती है और देखती है, क्योंकि चीजों को सर ग्राउंड पे भी एक्सिक्यूट करना पड़ता है। तो हो सकता है कि एक्सिक्यूट करने में ये आप नपली ले रहे हो कि नहीं सर, अगर इस तरह का होगा तो ऐसे हो जाएगा। सारी चीज जैसे कि पूर्व में हुआ सर,
चुनाव रुक गया। पहले लोग तो बोलते थे सॉरी सर, जब मैं बोलता था सर तो मुझे भी लोग कहते थे कि आप पागल हो गए हैं, ये चुनाव रुकेगा, सब कुछ तैयारी होगा। रातों रात चुनाव रुक गए थे सर, आपको भी याद होगा, रातों रात चुनाव। तो ऐसे ही होगा सर आपका, आप जो है बिहार सरकार की जो एक तरीके की दादागिरी कहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करने को कहिए, ये सारा कुछ इसमें दिख रहा है सर। और रही बात टाइम फ्रेम की सर, तो थोड़ा सा लीगल चीजें हैं तो वहां कहना कोई बात एकदम से प्रिडिक्ट कर देना कि नहीं नहीं हो ही जाएगा। एक सर चीज और मैं बताना चाहूंगा कानून का स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि सर आप जानते होंगे कि एडवोकेट हमेशा स्टूडेंट ही रहता है, वो पढ़ता ही रहता है। तो सर ये मैं एक आपको बात बता दूं कि कोई चीजें जो है वो निश्चित नहीं है यहाँ पे कि इतने देर में हो जाएगी। कोई अगर ये कह रहा है तो एकदम वो गलत कह रहा है, क्योंकि उसमें कोर्ट को काम करना है, कोर्ट को एक एक चीज का इंटरप्रिटेशन करना है। ये एकदम से कहते ना कि नहीं नहीं कल हो जाएगा, और लोग इसीलिए कैसे, तो लोगों के पास तो पेशेंस नहीं है सर। सबसे बड़ी चीज तो यही है। सवाल पूछना चाहिए था नीतीश कुमार जी से, कि भाजपा से भी पूछना चाहिए था कि भाई तुम तो कह रहे हो कि, अब देखिए सर इसमें तो मैं बहुत सारा उंगली उठाता हूं, अब भाजपा कैसे इसमें दोषी है? आज भाजपा कह रही है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, तो जिस समय इसका शुरू में हाउसिंग डिपार्टमेंट, वो कौन सा डिपार्टमेंट था बिहार सरकार का, उसी ने नोटिस इशू किया था, उस समय सरकार में आप बैठे थे। आपको ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट 2009 से कह रही है सर, 2009 से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बिहार कह रहा हूं, पूरे भारत में कहीं भी अगर लोकल बॉडी का इलेक्शन होगा तो वहां पे आप ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी को आरक्षण देंगे तो आपके पास एम्पिरिकल डेटा होना चाहिए, आपके एक डेडिकेटेड कमीशन की स्थापना करेंगे, ये सारा कुछ है। आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देंगे, ये सारा कुछ है। आप इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो है उसको वायलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोचिए सर कि 10 बरस बीत गए, 12 बरस बीत गए, और फिर भी सरकारें चुनाव करा रही हैं। तो अब भाजपा वालों से ये पूछना चाहिए कि भाई आप ये बताइए कि आप तो बैठे थे पूर्व में, आज ना आरजेडी और बैठ गई जदयू, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले तो आप भी तो आपने वो चुनाव कैसे करा लिया? 2009 से ये गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का सर। तो इस सवाल के कटघरे में तो सारे लोग हैं। हाँ सर, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो असंवैधानिक चुनाव हुआ है, जो भाजपा ये कह रही है, अपना दिखा रही है कि नहीं हम दोषी नहीं, आप भी दोषी हैं, आरजेडी भी दोषी है, और नीतीश कुमार की तो बात ही छोड़िए सर, तो एंटायर सिस्टम ही दोषी है। अब रहा सर, अब सब सारा सिस्टम जब दोषी हो गया तो रह गई न्यायालय। तो अंतिम रूप से न्यायालय को ये देना है, न्यायालय निश्चित रूप से इसमें लोगों के पक्ष में और भारत के संविधान के अनुसार देगी, एकदम लोग इससे लिए निश्चिंत रहे। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा ये किसी के लिए कहना मुश्किल है सर, क्योंकि वो जजेस को करना है, हमको और आपको नहीं करना है। हम लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं इस पे, लेकिन फिर भी टाइम तो लिमिटेड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। खैर बहुत लंबी वार्ता हुई, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं सारी बातों को सुनने के बाद, जो भट्ट साहब ने कानूनी पक्ष को रखा और पूरी तरह खोल के सारी बातों को रखा है, आम भाषा में रखा है, जिससे हमारे दर्शक समझ सकें, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब आपको। और भी जो अगर कोई प्रश्न आते हैं, कोई नई बात होती है, तो फिर हम आपके साथ संपर्क में आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर मैं जल्दी कहीं इंटरव्यू देने नहीं जाता हूं, लेकिन सर आपका काम करने का स्टाइल मेरे को बहुत पसंद आया। क्या आप सत्य के साथ खड़े रहते हैं और तथ्यों के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि आज मीडिया में सबसे बड़ी बात सर मैं आपको बताऊं कि क्या है कि लोग तथ्य और प्रमाण के साथ खड़े नहीं है, सच के साथ खड़े नहीं है। इसके लिए सर मैं आपको साधुवाद बहुत देना चाहूंगा कि आपने इसको लोगों के सामने इस सच को रखा और तथ्यों के साथ रखा, क्योंकि कोई आज जर्नलिस्ट जो है वो तथ्य और प्रमाण पे बात ही नहीं करना चाहता है, फेक न्यूज सर्कुलेट कर देना है, उससे सच से मतलब नहीं है, उससे प्रमाण जो फैक्ट है उससे मतलब नहीं है। और सबसे बड़ा बात सर, क्या फैक्ट और लॉस पे बात करते हैं और अध्ययन करते हैं। इसके लिए सर आपको भी साधुवाद मैं देना चाहूंगा, बहुत बहुत साधुवाद सर आपको भी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। थैंक यू।